अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जो है चैप्टर 9 को स्टार्ट किया था, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, जिसमें हमने जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे थे कैश होल्डिंग के। ठीक है, हमारा मेजर फोकस किस चीज़ पे था? कैश पे था कि हम जो है कैश क्यों होल्ड करते हैं, जिसके लिए हमने कहा था कि 3 मेजर पर्पसेस होते हैं जिनके लिए हमें जो है क्या करना पड़ता है, कैश को होल्ड करना पड़ता है। पहला हमने कहा था कि हमारा मकसद क्या होता है, ट्रांजैक्शंस का होता है। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें जो है कैश चाहिए होता है। तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, अपने पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैश मेंटेन रखते हैं ताकि हमारी जो है डेली एक्टिविटीज़ चलती रहें। दूसरा पर्पस हमने कहा था कि आपके पास क्या होता है, प्रिकॉशनरी मेजर हो सकता है या फिर स्पेकुलेशंस हो सकता है। स्पेकुलेटिव हमने कहा था कि या जो है स्पेकुलेटिव मोटिव आपका क्या होता है कि आप देखते हो कि फ्यूचर में अगर आपको जो है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। लेट्स से आपको जो है रॉ मटेरियल सस्ता मिल सकता है, आपको चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो आप क्या करते हो कि उसके लिए स्पेसिफिक अमाउंट अपने पास मेंटेन रख लेते हो कि आप उसको खरीद सको। थर्ड हमने कहा था कि हमारे पास जो मकसद होता है, वो मोटिव जो होता है, वो हमारा क्या होता है, प्रिकॉशनरी होता है। हम एहतियाती तदाबीर के लिए क्या करते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने पास एक स्पेसिफिक अमाउंट रखते हैं जो हमारे किस चीज़ के काम आता है, हमारे जो है इमरजेंसी की सिचुएशन में काम आ सकता है, बजाय इसके कि हम किसी और से लोन मांगे या उनसे जो है बात करें। हम जो है हमारे पास जो हमारे मौजूद रिसोर्सेज होते हैं उसी को यूटिलाइज करके अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। फिर हमने कहा था कि ठीक है, ये दो मोटिव्स जो है, तीन तो मोटिव्स हो गए, लेकिन उसमें जो है दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे ज़्यादातर कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। जिसमें पहला हमने कहा था कि हमारा जो है ट्रांजैक्शन का मोटिव जो होता है वो कॉमनली यूज्ड होता है, और दूसरा जो है हमारे यहाँ जो कंपनीज यूज़ करती हैं वो प्रिकॉशनरी होता है। स्पेकुलेटिव को बहुत ही कम कंपनीज देखती हैं। स्पेकुलेटिव की रीज़न मैंने आपको कही थी कि स्पेकुलेशन हर कोई नहीं करता। वो लोग करते हैं जो क्या करना चाहते हैं कि स्पेकुलेशन की बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज उनको सीख करने की कोशिश करते हैं, उनको जो है प्राइस डिफरेंसेस से बेनिफिट गेन करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था कि ठीक है, ये मोटिव्स हमारे पास हो गए, लेकिन इन मोटिव्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैश को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ता है। कैश की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि अगर आपकी जो है पेमेंट्स जो आपको लेट मिलेंगी, तो आपके जो एक आइडल अमाउंट है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, आप उससे गेन नहीं कर सकोगे, कुछ बेनिफिट हासिल नहीं कर सकोगे। जिसमें मैंने आपको कहा था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जिक्र आ जाता है कि हम कहते हैं कि डॉलर टुडे इज वर्थ मोर देन डॉलर टुमारो। तो आपकी कोशिश क्या होती है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स आज अर्न कर सको और उससे बेनिफिट हासिल कर सको, आप उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। तो जिसके लिए आपकी कोशिश क्या होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करो। ठीक है, और इसके लिए हमने कहा था कि हमें जो है दो चीज़ों पे फिर फोकस करना पड़ता है। हमारे जितनी भी जो है रिसिप्ट्स हैं उनको हमें क्विक करना पड़ता है, उनको जो है फास्ट करना पड़ता है, और जो हमारी पेमेंट्स होती हैं जो हमें पे करना होता है वो हमें स्लो करनी पड़ती हैं। उससे क्या हो जाता है कि अगर आप अपनी जो है रिसिप्ट्स को क्विक कर देते हो या फास्ट कर देते हो, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पैसे जो है लोगों के पास पड़े नहीं रहेंगे, बल्कि आप जल्दी-जल्दी उसको जो है हासिल करके मज़ीद उसको यूज़ कर सकते हो, उससे प्रॉफ़िट गेन कर सकते हो। इन अपोज़िट सिचुएशन जब हमने कहा कि हमारे पास जो पेमेंट पे आउट्स होती हैं, जब हम और लोगों को पेमेंट्स करते हैं, तो वो हमें क्या करना पड़ता है, स्लो करना पड़ता है। क्यों स्लो करनी पड़ती है? इसलिए स्लो करनी पड़ती है कि हमें वहाँ से ये बेनिफिट नज़र आए कि जी, हमारी जो पेमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या हैं, वो जो है दूसरों को लेट मिलेंगी, तो उस टाइम ड्यूरेशन तक आपके पास पैसे मौजूद रहेंगे और आप उस पैसे को यूटिलाइज़ करके उससे जो है बेनिफिट गेन कर सकते हो, इंटरेस्ट हासिल कर सकते हो। तो ये थोड़ा-सा जो है ओवरव्यू था, जो हमने पिछले कंटेंट्स देखे थे लास्ट लेक्चर में। आज हमने क्या करना है, उससे आगे कंटिन्यू करना है इस चैप्टर को।
जिसमें हमने देखना है कि आउटसोर्सिंग क्या होती है। सेकंड, कैश बैलेंसेस टू मेंटेन, हमें कितना कैश बैलेंस जो है मेंटेन करना होगा, ऑप्टिमम लेवल हमें चूज करना होगा। और उसके बाद हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज हमने क्या कहा था कि हमारे जो चैप्टर का नाम है वो भी यही है कि कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट। तो कैश पर्सपेक्टिव से तो हमने काफी डिस्कशन कर ली, हम जो है बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो दूसरा एरिया है वो अभी तक अनटच है। तो हम जो कैश साइड पे बात करेंगे उसमें जो है आउटसोर्सिंग का हम जिक्र करते हैं और कैश बैलेंस टू मेंटेन का जिक्र करते हैं। जबकि हमारे पास जो दूसरा पोर्शन है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो पहले देखते हैं आउटसोर्सिंग को। आउटसोर्सिंग नाम से शो होता है कि आप क्या कर देते हो कि दूसरे जिस चीज में आपकी स्पेशलिटी नहीं होती आप वो काम दूसरे से कराते हो। और यही चीज जो है आपके पास क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग अ सर्टेन बिजनेस ऑपरेशंस टू एन आउटसाइड फर्म इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन हाउस। कि आप एक खास काम, कोई ऐसा ऑपरेशन बिजनेस का जो अपनी फर्म से बाहर किसी और फर्म के हवाले कर देते हो और उनसे कहते हो कि आप हमारे लिए ये सर्विसेज परफॉर्म करके दो, आप हमें ये फंक्शंस परफॉर्म करके दो, खुद आप उस चीज को परफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे कि हमने जो है लॉग बॉक्स को देखा था, लॉग बॉक्स उसकी बेस्ट एग्जांपल है कि लॉग बॉक्स में हमने क्या कहा था कि हम जो है चेक्स को चेक करेंगे, वहां से जो है वो हमारे पास रिसीव होगा, फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे, फिर बैंक में जमा करेंगे, तो काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया था, लॉग बॉक्स की फैसिलिटी जो है ली थी और बैंक से हमने कहा था कि हमें एक प्रॉपर जो है पीओ बॉक्स असाइन करो, ठीक हो गया। और वहां पे आप जो है जितने चेक्स आते जाएंगे आप उसको डायरेक्टली क्या करो, डिपॉजिट करते जाओ। तो ये क्या था कि बैंक आपके लिए क्या कर रहा है, एज ए थर्ड पर्सन वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या सेकंड पार्टी आपके लिए वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसका फायदा क्या हो जाता है कि अक्सर हमें जो है हमारी कंपनी जो है किसी चीज में इतनी स्पेशलाइज नहीं होती। तो अब जिस चीज में आप स्पेशलाइज नहीं हो तो आप उस पर अपनी एफर्ट्स क्यों लगाओ। तो इस चीज के जो है अवॉइड करने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए, अपने जो है जो पर्सनल्स हैं, ह्यूमन है, आप उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कर लेते हो कि अपना वो फंक्शन जो है दूसरों से परफॉर्म करवाते हो। और आउटसोर्सिंग के जरिए से क्या हो जाता है कि कंपनी का खर्चा भी बच जाता है कि एक चीज में आपकी स्पेशलिटी नहीं है और आप बार बार उसी चीज को कर रहे होते हो। तो आप जो है इससे बेहतर है कि किसी और से वो काम करा लो, स्पेशलाइज्ड लोगों से। तो उनकी तो स्पेशलिटी है, वो तो फ्रीक्वेंटली वही काम कर रहे होते हैं। तो उनका जो है क्या होता है, एक ज्यादातर प्रोजेक्ट्स उनके पास आ रहे होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स पे वो चल रहे होते हैं, तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। लेट्स से अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे लॉग बॉक्स का सिस्टम है, ठीक है। तो अगर हम अपने चेक्स खुद लें और उनको जो है प्रोसेस करें तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे लिए हो सकती है, क्योंकि हम जो है इतना स्पेशलाइज उसमें नहीं है। लेकिन जो लोग आपको जो है, जो बैंक आपको लॉग बॉक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका काम ही यही है। तो अब वो सिर्फ आपको तो ये फंक्शन नहीं दे रहे, बाकी लोगों को भी दे रहे हैं। तो उन्होंने जो तरीकाकार होगा वो एक बेटर उसके लिए चूज किया होगा, और उसके जरिए से क्या हो रहा होगा कि वो अच्छी फंक्शंस परफॉर्म करके देगा। और इसलिए हम कहते हैं कि व्हाई माइट अ फर्म आउटसोर्स, कि फर्म को क्यों आउटसोर्स करना चाहिए। उसके लिए पहली बात, इम्प्रूव कंपनीज फोकस, कि कंपनी का जो फोकस है वो इम्प्रूव हो सके, कंपनी का जो ध्यान है वो अपनी स्पेशलिटी की तरफ रहे, इन चीज़ों की तरफ ना रहे जिसमें उसकी स्पेशलिटी नहीं है। तो वो सारा का सारा अपना जो है पर्सनल्स को, अपनी एफर्ट्स को, अपनी कॉस्ट को क्या करेगा, वहां पे यूटिलाइज करेगा जिसमें उसकी स्पेशलिटी है। जिसमें उसकी एक्सपर्टीज नहीं है वो काम वो दूसरे एक्सपर्ट से कराएगा। सेकंड बात, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। और आपके पास क्या हो जाता है कि आपकी जो ऑपरेशंस की कॉस्ट हो जाती है वो कंट्रोल हो जाती है और कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि हमने क्या कहा कि आप जो है उस पर कॉस्ट नहीं लगा रहे, आप उस पर एफर्ट्स नहीं कर रहे कि उसको बार बार खुद यूटिलाइज करो, या जो है उसके लिए लोगों को हायर करो और वो आपके लिए वो काम करे, आपका वो मकसद ही नहीं है। ठीक है, तो आप अपने जो है जो रिसोर्सेज हैं या जो टाइम है आप अपनी जो है मेन एक्टिविटीज पे यूटिलाइज करो, बजाय उसके कि आप उन चीज़ों पे लगे हुए हो जिससे आपको कोई ऐसा फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, अब चेक्स क्लियर करने से उसको डायरेक्टली तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। सो आप अगर इसको आउटसोर्स करा देते हो
तो क्विकली आपकी जो इनफ्लोज आउटफ्लोज आपको पता चलेंगी और आप उसको कर सकोगे। इसके बाद जो है थर्ड कहता है कि फ्री रिसोर्सेज फॉर अदर पर्पसेस, और आपके जो रिसोर्सेज हैं जैसे ह्यूमन हो गया, पर हमने कहा, और टाइम हो गया, ये जो है आपके पास सबसे बड़ा रिसोर्स है आपका। तो आप इन चीज़ों को जो है फ्री कर देते हो, इन कामों से हटा के और चीज़ों पे फोकस कराना शुरू कर देते हो। कि आपने अकाउंटेंट्स वगैरह को इन चीज़ों पे लगाया था कि आप जो है चेक्स वगैरह को देखो, तो उसकी जगह उनको अपने जो है ऑडिट और अकाउंट्स पे ही फोकस करने दो, और ये काम जो उनके जो है एरिया में नहीं आता या जो है जिसमें उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, आप वो छोड़ के किसी और से कराओ जो उसकी स्पेशलिटी रखते हो। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि आउटसोर्सिंग के साथ एक और टर्मिनोलॉजी का जिक्र करते हैं, वो हो जाता है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कि हमारे पास जो है ज़्यादातर बिजनेसेस क्या करते हैं कि वो अपने जो है प्रोसेस को आउटसोर्स कराते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से हमारा क्या मुराद है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज मच स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग इन विच entire business process such as finance and accounting is handed over to third party service provider। कि आप क्या कर देते हो कि अपना जो है एक पूरा प्रोसेस जो बिजनेस का होता है वो दूसरे बंदे को हैंड ओवर कर देते हो। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल आपको दिया फाइनेंस के, जैसे जो है इन्होंने अकाउंटिंग का जिक्र किया हुआ है कि आप किसी और से करा देते हो, अकाउंटेंट से एक्सटर्नल ऑडिटर्स को बुला लेते हो, वो लोग उसको करने का जो है काम एक्सपर्टीज रखते हैं, तो आप उनसे करा लेते हो। जैसे मैं आपको जो है इसकी आसान सी एग्जांपल दूं कि मोबाइल फोन्स को देखें, तो आपके पास क्या हो रहा है कि आपके मोबाइल फोन पे लिखा होता है कि जी मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना असेंबल्ड बाय सैमसंग। तो अब इससे क्या मुराद होता है कि वहाँ पे जब मैन्युफैक्चर हुआ है, इसके जो पार्ट्स बने हैं वो चाइना में सस्ते थे, बजाय इसके कि वो सैमसंग जो है अपने मुल्क में वहाँ पे सारे का सारा काम जो है खुद करता, तो वो उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा हो जाती। तो उसने कॉस्ट को सेव करने के लिए क्या किया कि एक ऐसी कंट्री को चूज़ किया जहाँ पे उसकी कॉस्ट कम होती है। तो उसने क्या कर दिया कि वहाँ पे उन चीज़ों पे एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया, जहाँ पे असेंबल काम था उनका असेंबली पे फोकस कर दिया, और जो बाकी चीज़ें थी मैन्युफैक्चरिंग का था वो जो है उन्होंने दूसरों पे हैंड ओवर कर दिया और उनको कहा कि आप इस काम को परफॉर्म करो क्योंकि आप इसमें स्पेशलिटी रखते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है कि इसको हम कहते हैं कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कि आपने अपना पूरा का पूरा प्रोसेस दूसरों को आउटसोर्स करा दिया। और इसी चीज़ को आउटसोर्सिंग को देखने के लिए जब हमने जो है देखा कि आपके पास जो है एक इंस्टीट्यूट है आउटसोर्सिंग इंस्टीट्यूट, उसने 2005 में एक सर्वे किया था और उसने कहा था कि लोग क्यों जो है आउटसोर्सिंग करते हैं, तो सबसे पहली वजह जो उनको पता चली वो थी कि जो है अपने लोग क्या करते हैं कि अपने जो है कंट्रोल ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए आउटसोर्सिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, कि उनके ऑपरेशंस का कॉस्ट कम हो जाए। दूसरी बात उन्होंने जो एनालाइज की थी वो थी कि इम्प्रूव कंपनी फोकस, कि हमने जो पिछले पॉइंट्स देखे तो वहाँ पे जो है क्या था कि उन्होंने जो है इस चीज़ को सेकंड नंबर पे लिया। ठीक है, फर्स्ट हमने कहा कि उनका जो है जो सर्वे ने बताया तो वो था कि रिड्यूस करना था कंट्रोलिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट को करने के लिए जो है वो अपने जो फंक्शन होते हैं वो थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर देते हैं और वो लोग उसको परफॉर्म करके देते हैं। और अगर जो है दूसरी चीज़ जो उन्होंने सर्वे में नोट की थी वो था कि ज़्यादातर कंपनीज का जो दूसरे नंबर पे फोकस होता है वो अपने कंपनी का फोकस इम्प्रूव करना, कि वो जो है अपने स्पेशलाइज्ड चीज़ों पे फोकस करे और जो अनरिलेटेड है उनसे बिजनेस से उन चीज़ों को जो है वो फोकस ना करें। थर्ड फिर उन्होंने कहा कि जो है फिर उनका जो फोकस होता है वो लास्ट में इस चीज़ पे होता है कि वो रिसोर्सेज को फ्री कर दें और रिसोर्सेज को कहीं और इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए जो है उनकी कोशिश होती है कि वो क्या करें कि अपने रिसोर्सेज को दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकें। तो इसलिए उन्होंने जो है इसको थर्ड नंबर पे कंसिडर किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है शॉर्ट सा ओवरव्यू था आउटसोर्सिंग का, कि जो हम क्या करते हैं कि कंपनीज इन चीज़ों पे फोकस करती है कि वो अपने फंक्शंस को आउटसोर्स कराएं, जहाँ पे जिनमें जो है उसको बेनिफिट मिलता है वो खुद उसको परफॉर्म करें। जिन चीज़ों में उनको बेनिफिट नहीं मिलता या स्पेशलिटी नहीं रखते वो हैंड ओवर कर दें, किसको, थर्ड पर्सन को दे दें जो उसमें स्पेशलिटी रखता है। ठीक है, कि जो है एक लास्ट एग्जांपल इसकी मैं आपको दे देता हूँ कि एक बंदा जो है वो क्या करता है कि जो है जूते बनाता है। तो अब एक जो है दुकानदार क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं खुद जूते बनाता हूँ तो मेरी जो है कॉस्ट ज़्यादा आएगी क्योंकि मैं उसके बंदे को हायर करूँगा, फिर वो कैसे बनाता है कैसे नहीं बनाता। तो वो कहता है कि ठीक है, जो बंदा जो है जूते बना रहा है वो इसमें स्पेशलाइज्ड हो चुका है, वो जल्दी जल्दी बनाएगा क्योंकि उसके रोज़ाना का काम है। तो वो जो है उसको कहेगा कि आप हमारे लिए जूते बनाओ,
हम आपसे जो है ऑर्डर लेके अपने जो है वहाँ पे शेल्फ्स में रखेंगे। तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट जो है सेव हो सकती है कि जो कॉस्ट उसको जो है अलग जगह ढूंढने में, उसके लिए सामान लाने में लगती थी, अब वही जो है कॉस्ट उससे कम या उस जितनी जो है वो दूसरे बंदे को दे रहा है जो स्पेशलाइज्ड भी है और जो रेगुलरली चीज़ें बना रहा है, तो वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो जब हम जो है कैश के पर्सपेक्टिव से जिक्र करते हैं, तो मैंने आपको कहा कि जितने भी आपके पास जो है रिइंबर्समेंट जो है डिसबर्समेंट हो गया, कलेक्शन हो गया या पेमेंट्स का सिस्टम हो गया, वो सारा का सारा कंपनीज जो है, बड़ी-बड़ी कंपनीज कोशिश करती हैं कि वो आउटसोर्स करा लें और इन चीज़ों से वो जो है झंझट से हट जाएँ। जब जैसे कि अब आपके पास एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो अब वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स बेचारा कैसे मेंटेन करेगा? ठीक है? तो अब वो जो है ये चेक्स और इनके पास आना, लेट्स से आपके पास यूनिलीवर्स है, तो आपका यूनिलीवर जो है ऑलमोस्ट जो है न कंट्रीज़ में काम कर रहा है, प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, तो अब उसके जो है पोर्टफोलियो भी इतना बड़ा है कि उनके पास जो पैसे आ रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, तो वो उसका जो है रिकॉर्ड रखना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब वो क्या करेगा कि लॉग बॉक्स का फैसिलिटी ले, या जो है फिर आप जो है लॉग बॉक्स के ज़रिए से जो पेमेंट्स आ रही होती है उसको वो उसको सेपरेट करके देते हैं कि जी ये वायर के ज़रिए से आई थी, ये जो है डीटीसी के ज़रिए से आई थी, तो वो सारा का सारा काम वो खुद उसके लिए परफॉर्म कर देता है। तो इसलिए जो है कंपनीज फोकस करती है आउटसोर्सिंग पे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कैश बैलेंसेस टू मेंटेन, कि आपकी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को कितने पैसे जो है मेंटेन रखने चाहिए। इसके लिए भी तो कोई ना कोई लेवल होना चाहिए ना। जब हम बार बार जिक्र करें कि कंपनी जो है अपने पास कैश को मेंटेन रखे, तो जब कैश को मेंटेन रखने का जिक्र करते हैं तो फिर वो कितनी अमाउंट होनी चाहिए स्पेसिफिकली जो कंपनी क्या करेगी अपने पास रखेगी। तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्टिमम लेवल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो ऑप्टिमम लेवल क्या होगा, ऑप्टिमम लेवल से मुराद वो मुनासिब लेवल, ठीक है, कि जो आपके पास जो है कंपनी मेंटेन रखेगी, जिसको हम कह सकते हैं कि एक अच्छा लेवल होगा, ना ज्यादा होंगे ना कम पैसे होंगे। सो कहता है कि द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश should be should be larger of the transaction balances required when cash payment is efficient. Second, the compensating balance requirements of commercial banks, कि आप क्या करते हो कि जब जिक्र करते हो अपने पास पैसे मेंटेन करने की, ठीक है, तो अब आपके पास जो पैसे मेंटेन करोगे तो वो किस चीज़ से ज़्यादा होने चाहिए, किस चीज़ से कम होने चाहिए, उसमें आपने फिर क्या करना होगा। पहली चीज़ ये कंसिडर करनी होगी कि आप क्या कर रहे हो कि जो ट्रांजैक्शन बैलेंस आपको चाहिए था, क्योंकि जो कैश मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंट हो, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कि जितने आपके जो ट्रांजैक्शंस डेली हो रही हैं तो आप उससे जो है थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा रखोगे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस के लिए आपके जो है पैसे चाहिए होते हैं। तो आप उसके लिए क्या करोगे कि एक ख़ास लेवल उसके लिए जो है पहले से डिज़ाइन करोगे, पहले से अपने पास रखोगे। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर आपके पास जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होगी, कि कॉस्ट ऑफ जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास जो है होल्डिंग कैश की ज़्यादा होगी। और आप जो है कोशिश करोगे कि अपने पास जो है कंपनी के जो है पैसे कम रखो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, आप उससे ज़्यादा कमा लो। तो आपकी कोशिश इसमें रहती है। दूसरी चीज़ जो कंपनसेटिंग बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनसेटिंग बैलेंस से हमारा मुराद क्या है कि आप क्या करते हो कि अपने पास जो है एक ख़ास अमाउंट रखते हो, ठीक हो गया, कि जो आप क्या करते हो कि डिमांड डिपॉज़िट अपने पास रखते हो, क्योंकि जो आपकी बैंक्स को कंपनसेट करती है, जो आपको बैंक सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो आप जितने भी सर्विसेज़ उसकी ले रहे हो, तो आपने उसके लिए पे तो करना है, ठीक है? तो अब वो क्या करेगा कि उसके लिए ख़ास अमाउंट अपने पास रखेगा, ताकि वो जो है बैंक को फैसिलिटीज़ दे और वो सिस्टम उसका चलता रहे। अगर जो है लॉक बॉक्स सिस्टम लेट्स से उसने जो है अवेल किया हुआ है फंक्शन, तो उस लॉक बॉक्स सिस्टम के लिए उसको जो है क्या करना पड़ेगा, बैंक को कंपनसेट करना पड़ेगा, उसके लिए उसको जो है पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो उसके पास जो है इतना अमाउंट होना चाहिए कि वो जो है अपने पास मेंटेन करे और वो जो है उसकी जो ट्रांजैक्शन या जो एक्टिविटीज़ चल रही है वो स्मूथली चल सके। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास कैश बैलेंस एक ऑप्टिमम लेवल डिफाइन होना चाहिए, और ऑप्टिमम लेवल के लिए हमने दो बातों की जिक्र की कि आपकी जो ट्रांजैक्शन बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सके, उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास जो कंपनसेटिंग बैलेंस आपको चाहिए होता है, कमर्शियल बैंक से आपको जो है अमाउंट्स आपसे जो है एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि जब आपने एक बड़ी कंपनी बनाई हुई है तो आपने कर्जा लिया होगा, तो आपको एक खास अमाउंट जो है अपने पास मेंटेन करनी पड़ती है। तो आप उन क्राइटेरिया को मीट करने के बाद
जो अमाउंट आपके पास बच जाए या उससे थोड़ा सा जितना ज़्यादा होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक ऑप्टिमम लेवल होगा कि जो आपकी सारी की सारी नीड्स को जो है वो भी फुलफिल कर सके और आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट भी पड़ा होना चाहिए। तो ये जो है दो हमारे पास बातें उसमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास जो है कैश से रिलेटेड था। अब हम आ जाते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज की तरफ। ठीक है, कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज में जो है हम इन्वेस्टमेंट का जिक्र करते हैं। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बारे में हमने क्या कहा था कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके पास जो है, अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट में आपके पास लेफ्ट साइड पे एसेट्स में, करंट एसेट्स में दूसरे नंबर पे मौजूद होता है या तीसरे नंबर पे आपके पास जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज मौजूद होती हैं, जिसको हमने क्या कहा था कि जो इजीली कैश में कन्वर्टेबल होती हैं और वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं कि आप उसको जो है परचेज करते हो या सेल आउट करते हो। ठीक है, पब्लिक के स्टॉक एक्सचेंज पे या जो है पब्लिक स्टॉक जो है बॉन्ड एक्सचेंज पे आप वहाँ पे उसके अवेलेबल होते हो और इसकी मेच्योरिटी जो है साल या साल से कम हो जाती है, वो जल्दी मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये डेट की सूरत में भी हो सकता है और इक्विटी की सूरत में हो सकता है। इसके बारे में हमने जो है बात की थी। ठीक है, मैंने आपको जनरल जो ओवरव्यू दिया था और जब हमने फर्स्ट लेक्चर देखे थे तो वहाँ पे भी हमने कहा था कि आपके पास जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, उस पर काफी हमने जो है डिटेल में बात की हुई है। तो अब कहता है कि आप क्या करते हो कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किस चीज से, किन बेसिस पे करते हो। ठीक है, कि हमने जब कहा कि आप कैश मेंटेन रखते हो तो कैश मेंटेन के बाद हमने कहा था कि आप सारा का सारा कैश तो अपने पास मेंटेन नहीं रखते हैं। आप जो है जितना भी आइडल कैश होता है उसको इन्वेस्ट करते हो और उस पे जो है अर्न करने की कोशिश करते हो, कुछ रिटर्न गेन करने की कोशिश करते हो। सो इसलिए जो है इन्होंने भी यही बात की हुई है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट सिक्योरिटीज में तो वो किस बेसिस पे होगी, आप उसके जो है डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे, उसका पोर्टफोलियो कैसे जनरेट करोगे। तो उन चीज़ों को जो है हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है, उसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को जो है देखना होगा कि हमें जो है मार्केट सिक्योरिटीज किस बेसिस पे हमें स्प्लिट अप करनी होगी। तो पहली बात ये कहता है कि marketable securities are shown on the balance sheet as cash equivalents if maturities are less than 3 months at the time of acquisition. Number second, short-term investment if remaining maturities are less than 1 year. ठीक है, कि मैंने भी आपको कहा कि जो है लेफ्ट साइड पे आपके पास बैलेंस शीट में ये शो हो रहा होता है और कहता है कि कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। ठीक है, कैश के बराबर ही होते हैं, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं, तो इसलिए हम इसको कैश इक्विवेलेंट्स भी कहते हैं। और अगर आपके पास उसकी मेच्योरिटी जो है 3 मंथ से कम हो, ठीक है, जब आप इसको एक्वायर कर रहे हैं या फिर आपके पास उसकी जो है जो मेच्योरिटी है वो लेस देन 1 ईयर रह चुकी हो, ठीक है, तो तब भी हम इसको जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कंसिडर करते हैं। तो हमें जो है दो पॉइंट्स को देखना होता है कि आपके पास जो है जो कैश जो है इक्विवेलेंट है या मार्केटेबल सिक्योरिटीज है वो आपके पास जो है कितनी होनी चाहिए, मेच्योरिटी उसकी लेस देन 3 मंथ्स होनी चाहिए जब आप उसको एक्वायर कर रहे हो, या फिर आपके पास जो है उसमें जो है मेच्योरिटी उसकी लेस देन 1 ईयर होनी चाहिए जब आपने जो है उसको एक्वायर किया था। अब हम क्या करते हैं कि मार्केट और सिक्योरिटीज की पोर्टफोलियो कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो से मुराद हमारा क्या है, सिंपल अल्फाज में जब हम इसको जो है पोर्टफोलियो का जिक्र करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, because if you put all the eggs in a single basket there is a danger of losing them all. So you have to distribute it in different bags, or you have different let's say we can say that you have different baskets, so you split up and put it into a different basket. If one is broken you will be safe, the other two baskets will be safe. So that is why we are focusing on the portfolio. So here we have to generate also the portfolio of the marketable securities. So whenever we are talking about the marketable securities portfolio, we are considering a pie chart, and according to that, we split this amount into three portions, in which we have a ready cash segment. Second one, we have a controllable cash segment, and third one is free cash segment. So from now, from what do we mean by ready cash segment? So ready cash segment से मुराद हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास एक ऐसा पोर्शन होना चाहिए जो हमारे पास कैश की सूरत में मौजूद होना चाहिए जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके। ठीक है, और इसी बात को इन्होंने जो है क्या किया हुआ है कि देखें तो यहाँ पे इन्होंने जो है 3 कलर्स में इसको पाई चार्ट बनाया हुआ है। एक डार्क ब्लू है, एक ग्रीन है और एक आपके पास जो है मैरून कलर में या रेड कलर में उन्होंने इसको रखा हुआ है।
उनको जो है एक चीज उन्होंने जो कही हुई है, एक को जो है $R का हुआ है, दूसरा को $C का हुआ है, और थर्ड को जो है $F का हुआ है। सो $R से मुराद हमारा क्या हो जाता है, रेडी कैश। ठीक है, कि आपके पास जो है रेडी कैश सेगमेंट। रेडी कैश सेगमेंट से मुराद हमारा क्या है, ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज हेल्प टू टेक केयर ऑफ द प्रोबेबल डिफिशियंसीज इन फर्म्स कैश अकाउंट। कि आपके पास जितनी भी आपके कैश अकाउंट में डिफिशियंसीज आ रही होती हैं, तो आप उसका जो है ऑप्टिमम बैलेंस अपने पास रखने की कोशिश करते हो। ठीक है, कि जब आपको जो है ज़रूरत पड़े, आप डायरेक्टली उसको सेल आउट कर सको। ठीक है, जैसे हम जो है कैश का जिक्र करते हैं, तो कैश आपके पास क्या है, इजली का जो है यूटिलाइज्ड होने वाली आपके पास जो है एसेट है, कि आपको जब भी जो भी चीज़ खरीदनी हो, डायरेक्टली आप जो है पैसे दे दो। फिर आप कोशिश करते हो कि आपके पास पैसे ना हो, तो आप जो है एक ऐसी चीज़ अपने पास रखते हो कि जो जल्दी सेल आउट हो सके। नॉर्मली अगर हम लेमैन उसमें देखें, तो जैसे आपके पास गोल्ड है, तो अब गोल्ड क्या है कि आप उसको डायरेक्टली लेकर चले जाओ, मार्केट में जो रेट चल रहा होगा आपको वही मिल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक पोर्शन अपने पास कंपनी में एक ऐसा रखना पड़ता है जो हमारे पास क्या हो, कि वो रेडी टू कैश होना चाहिए, कि वो इजीली क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश होना चाहिए जब हमें उसकी जरूरत पड़े। सेकंड, हमारे पास है कंट्रोलेबल कैश सेगमेंट, जिसको जो है हमने $C का नाम भी दिया हुआ और उसका पोर्शन हमने ग्रीन कलर के किया हुआ है। तो ये आपके पास जो है, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पशंस की बेसिस पे डायग्राम बनाई हुई है। कंपनी क्या करती है कि अपनी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को देख के क्या करती है, इसका जो है चार्ट को डिफाइन करती है कि किस तरीके से वो स्प्लिट करता है। सो कंट्रोलेबल कैश सेगमेंट से हमारा मुराद क्या होता है, कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर मीटिंग कंट्रोलेबल नोवेबल आउटफ्लोज सच एज टैक्सेस एंड डिविडेंड्स। कि कंपनी क्या करती है कि वो जो है अपने पास एक अमाउंट स्पेसिफिक रखती है एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज की सूरत में, जो आपके पास कब काम आती है, जब आपकी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है, उनको जो है अपने आउटफ्लोज को मीट करना होता है। आउटफ्लो से मुराद हमारा क्या हुआ, कि जब कंपनी को पता चल जाता है कि उसको डिविडेंड्स पे करने हैं या टैक्सेस देने होंगे, तो वो क्या कर लेते हैं कि अपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर देती है कैश में, और वो अपनी नीड पूरी कर देते हैं। तो इस सब का मकसद हमारा क्या है, कि जब हमने मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, तो वही बात हमेशा जहन में रखें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम उस चीज को जो है नजर में रखे हुए हैं कि हमने जो है पैसों को आइडल नहीं रखना, हमने क्या करना है, उस पर इंटरेस्ट कमाना है। तो उस इंटरेस्ट से हमें क्या होता है कि बेनिफिट मिलता है, आपके पैसे जो है इन्फ्लेशन पे ओवरकम कर रहा होता है, आपकी जो है पैसों की वैल्यू कम नहीं हो रही होती। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने पास उसको मार्केट सिक्योरिटीज रख लेते हैं, और फिर जब आपकी जो है टैक्सेस और डिविडेंड्स का टाइम आ जाता है, आपके आउटफ्लोज का टाइम आ जाता है जो आपको नोन होती है, तो आप उनके लिए क्या कर देते हो, इसको सेल आउट कर देते हो, और अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हो। थर्ड आपके पास आ जाता है फ्री कैश सेगमेंट। ठीक है, कि फ्री कैश सेगमेंट मींस क्या है, कि फ्री मार्केटेबल सिक्योरिटीज दैट इज अवेलेबल फॉर एज येट अनअसाइन्ड पर्पसेस। कि आपके पास एक थर्ड आपकी जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं उसका, वो आपके पास क्या आ जाता है, फ्री कैश सेगमेंट आ जाता है। कि आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है कि उन पैसों का कोई मकसद नहीं है, किसी खास पर्पस के लिए आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, कि आप कहो कि जी मैंने इसलिए इसमें इन्वेस्ट किया कि इसको मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा। जैसे पिछले में हमने कहा कि हम जो है डिविडेंड्स वगैरह की पेमेंट्स के लिए करते हैं। पहले में हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, कि हमारे पास अगर डेफिसिट आ रहा है या जो हमारा बैलेंस जो है बराबर नहीं आ रहा पेमेंट्स का, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको डायरेक्टली सेल आउट कर देते हैं। तो इसका ऐसा कोई मकसद नहीं होता है, कि आपके पास बिल्कुल फ्री पड़ा होता है, इसका कोई पर्पज नहीं होता। जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो तब आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हो, इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमने पोर्टफोलियो बनाया या जो हमने फ्री कैश मार्केट और सिक्योरिटीज में रखा, तो अगेन वही बात आ जाती है कि अगर आप पैसों को जेब में रखे हुए हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या कर लेते हो कि उसको ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर लेते हो, जिससे आपको जो है बेनिफिट मिल जाता है, आप उसके जो है प्रॉफिट्स गेन कर लेते हो। और हम जो है क्या करते हैं कि इन चीज़ों को फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि आपके पास जो है कितने पैसे या कितना अमाउंट आपके पास जो है फ्री सेगमेंट में होना चाहिए, कितना आपके पास जो है रेडी कैश की सूरत में होना चाहिए, कितना आपके पास कंट्रोलेबल कैश में होना चाहिए। और इन तीन चीज़ों के डिसीजन मेकिंग हम किस चीज़ के बेसिस पे करते हैं, तो हमें जो है क्या करना पड़ता है, कुछ वेरिएबल्स को कंसिडर करना पड़ता है। क्योंकि अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सिक्योरिटी जो है हमारी रेडी टू कैश होगी, ठीक हो गया, या जो है रेडी टू जो है रेडी कैश सेगमेंट में कंसिडर होगी, कौन सी आपके पास जो है कंट्रोलेबल कैश में हो सकता है सेगमेंट में, और कौन सा फ्री कैश में हो सकती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो सकती है।
तो उसके लिए आपको जो है कुछ वेरिएबल्स को कंसिडर करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, सेफ्टी आ जाता है। सेफ्टी से मुराद हमारा क्या है, कहता है कि जी जब आप क्या करते हो कि मार्केट में सिक्योरिटीज कलेक्शन करते हो तो उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी रेफर्स टू द लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग बैक द सेम नंबर ऑफ डॉलर्स यू ओरिजिनली इन्वेस्टेड, या प्रिंसिपल, कि आपने जितना ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ था उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो सेफ होना चाहिए। ठीक है, आपने जो है लेट से 10,000 रुपए लगाए तो 10,000 रुपए आपके सेफ होने चाहिए। ऐसे ना हो कि आपने 10,000 लगाए थे और आपको 7,000 मिल रहे हो या 6,000 उसमें मिल रहा हो, तो आपके लिए तो फायदा ना हुआ। आपने तो अपने पैसों को ही, जो ओरिजिनल अमाउंट थी वही आपने डुबो दी। ठीक है, तो आपके लिए कंपनी क्या कोशिश करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ आपके पास जो है सेफ्टी होगी, वो कोशिश करती है कि वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। कॉमनली अगर हम इसका जिक्र करते हैं तो हमारे पास यूएस ट्रेजरी जो सिक्योरिटीज होती हैं वो हमारे पास ज़्यादा सिक्योर सेफ कंसिडर होती हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि उसकी मार्केटेबिलिटी होनी चाहिए या लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि वो रेडी कैश हो गया या कंट्रोलेबल कैश हो गया तो हमारे जब पेमेंट्स का टाइम आएगा तो हमें तो पैसे चाहिए होंगे, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में सेल आउट करना पड़ेगा। तो मार्केट में सेल आउट करने के लिए हमें जो है ऐसी सिक्योरिटी चाहिए कि जी वो इजीली सेल आउट हो सके। अगर वो इजीली सेल आउट ना हो सके तो फिर तो फायदा ना हुआ। और इसलिए हम कहते हैं कि द एबिलिटी टू सेल अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटीज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द सेकेंडरी मार्केट विदाउट सिग्निफिकेंट प्राइस कंसेशन, कि आपको जो है प्राइस कंसेशन भी ना देनी पड़े और ज़्यादा प्राइस जो है कंसेशन भी ना देनी पड़ी और इजीली आप उसको सेल आउट कर लो। ठीक है, जब आपको ज़रूरत पड़े और डायरेक्टली सेल आउट हो जाए। लेट से आपने क्या किया हुआ है कि गोल्ड खरीदा था, आपने जो है गाड़ी खरीदी थी और आपने जो है प्लॉट खरीदा था। अब आपने क्या कर लिया था कि तीन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर ली। आपने कहा था कि फ्री कैश सेगमेंट मेरा क्या हो गया, प्लॉट हो गया, कंट्रोल मेरे पास गाड़ी हो गई, और मैंने क्या कर लिया, गोल्ड को रेडी कैश में कर दिया था। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर दिया कि मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किस चीज़ की तरफ नजर रखूंगा, अपने जो है गोल्ड की तरफ। मार्केट में जाता हूँ, मैंने जो है लेट से गोल्ड खरीदा था 90 का, आज उसकी प्राइस जो है वो 70 चल रही है, तो अब उसमें जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अब आपके लिए तो बेनिफिशियल नहीं हो सकता, आप जो है उसमें नुकसान कर रहे हो। तो हमें ऐसी चीज़ को देखना पड़ेगा कि जो गोल्ड से भी ज़्यादा क्विकली कन्वर्टेबल और उसकी वैल्यू जो है स्टेबल हो, तो हम जो है उस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। लेट से हम जो है उसको देख लेते हैं कि सिल्वर में कर लेते हैं और सिल्वर की जो है वैल्यू थोड़ी सी कम हुई हो, उसमें इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपने क्या करना होगा, उसकी जो है मार्केटेबिलिटी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, या लिक्विडिटी को, कि आप उसको जो है वैल्यू उसकी लॉस कम हो और आप उसको जल्दी से शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर सेल आउट कर सकें। थर्ड जो हमने चैप्टर भी पढ़ा था कि इंटरेस्ट या यील्ड का, क्योंकि अब वाईटीएम का जो हमने चैप्टर पढ़ा था तो यील्ड से मुराद हमारे पास क्या होता है कि हमें कितना जो है उससे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो अब वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्या कहता है कि द वेरिएबिलिटी इन द मार्केट प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी कॉज्ड बाय चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, कि आपके पास जो है उसकी प्राइसेस में जो फर्क आ रहा होता है तो वो किस वजह से आ रहा होता है, इंटरेस्ट रेट की वजह से, या जो है उसके रिटर्न की वजह से डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। तो आपने उसकी फ्लक्चुएशन को भी देखना होगा। ठीक है, कि आपके पास जो है जो कूपन पेमेंट्स आपको पे कर रही है वो कितनी है, या जो है जो डिस्काउंट पे आपको मिल रहा था, और जब आप उसको सेल आउट करते हो, जीरो कूपन बॉन्ड का जिक्र मैं कर रहा हूँ, कि अगर आप उसके जो है बात कर रहे हो या वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए जो है जो चीज़ मैटर करती है वो क्या है, आपके पास फेस वैल्यू है। ठीक है, आपने जो है डिस्काउंट पे लिया, कितने डिस्काउंट पे लिया और आज उसकी फेस वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, तो वो जो है आपका रिटर्न होता है। आपने उस चीज़ को देखना होगा कि उसमें जो है चेंजेस कितने फ्रीक्वेंटली आ रही है, कितनी कम आ रही है। फिर उसके बाद जो है चौथी चीज़ आपके पास आ जाती है वो हमारे पास है मेच्योरिटी, कि रेफर्स टू द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द सिक्योरिटी, कि मेच्योरिटी आपके पास उसकी क्या है, कितना जो है उसके पास टाइम ड्यूरेशन है, कि उसमें जो है वो सेल आउट हो जाएगा या जो है वो मेच्योर हो जाएगा और आपको उस डेट पे आपकी अपनी ओरिजिनल अमाउंट पे कर दी जाएगी, तो वो भी बड़ी मैटर करती है। तो हमने कहा कि जब हम क्या करते हैं कि पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं, पोर्टफोलियो जनरेट करने के लिए हमें चार चीज़ों को देखना पड़ता है। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो वो सेफ होना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट। दूसरी, मार्केटेबल होनी चाहिए, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होनी चाहिए। थर्ड, हमने कहा कि उस पर जो है इंटरेस्ट या जो आपको रिटर्न मिल रहा है, यील्ड मिल रहा है, वो कंसिडरेबल होना चाहिए, वो जो है ज़्यादा चेंजेस ना आनी चाहिए, आप उसको चेक करोगे।
और फिर उसकी मेच्योरिटी जो आपके पास टाइम ड्यूरेशन होगी उसको देखना होगा कि कितने मंथ्स के लिए आपने उसको परचेज किया हुआ है, कितने मंथ्स के लिए आपने परचेज नहीं किया हुआ। तो ये तो हमारे पास जो है इसके बारे में हमने कहा था कि हमारे के जो है वेरिएबल्स हमारे पास कौन से हैं जिसके बेसिस पे हम सिलेक्शन करते हैं। तो अब इन्हीं जो है वेरिएबल्स के बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको हम कहते हैं कि कॉमन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। कि हमारे पास क्या है कि जो है मनी मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो है अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज़ मौजूद हैं जो आप जो है परचेज कर सकते हो। ठीक है, आप जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे जो अगर हम जो है स्पेसिफिकली मनी मार्केट का जिक्र करें तो आपके पास क्या जाता है कि वो आपके पास जो है शॉर्ट टर्म के लोन्स आ जाते हैं जो बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है जिसमें ट्रेड करते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप जो है क्या करते हो कि 1 साल के अंदर अंदर ड्यूरेशन के लिए जितने भी आप जो है लोन देते हो या जो है इन्वेस्टमेंट करते हो वो सारा का सारा आपके पास कंसिडर होता है मनी मार्केट में। तो अब उसी के बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है डिफरेंट किस्म के जो है चीज़ों को जो है डिफरेंट किस्म के टी-बिल्स और इन चीज़ों का जिक्र किया हुआ है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। तो हमने जो है अब क्या करना है कि उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों से क्लियर हो जाएगी तो इसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, अपने पोर्टफोलियो को जनरेट कर सकोगे। अगर आपको जो है इन चीज़ों की नो हाउ नहीं होगी, आपको इसकी जो है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या इनसाइट नहीं होगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे जनरेट करोगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को अब देखेंगे और यही चीज़ कहता है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से मुराद हमारा क्या है कि ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ऑब्लिगेशन से मुराद हमारे पास वाजिब अदायगी है कि आप क्या करते हो कि जितने भी आपके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो गई या आपके पास जो है शॉर्ट टर्म की जो कॉर्पोरेट आपके पास जो है बॉन्ड्स वगैरह देते हैं या जो इन पे आपने उनको पेमेंट्स करनी है वो चीज़ें सारी की सारी किस चीज़ में आ जाती हैं, मनी मार्केट में कंसिडर होती हैं। ठीक है, और इनकी जो है मैच्योरिटी हमारे पास लेस देन 1 ईयर होती है। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट की जो ज़्यादातर हम बात करते हैं कि जो इश्यू करता है तो वो हमारे पास उनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी होता है कि हमारे पास साल से कम उसकी मैच्योरिटी हो सकती है, उसकी मौजूद होती है। ठीक है, तो अगर उसकी जो है रिमेनिंग लाइफ हमने पिछले स्लाइड में भी कहा था कि आपके पास उसकी लाइफ स्पैन जो है वो कम रह रहा है 1 साल से कम, तो वो भी हमारे पास जो है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में कंसिडर हो जाता है। तो इसमें सबसे कॉमनली जो हमारे पास यूज़ होता है वो है ट्रेजरी बिल, जिसको हम कहते हैं टी-बिल्स। ठीक है, पाकिस्तान में जो है गवर्नमेंट भी जो है टी-बिल्स इश्यू करती है। टी-बिल से हमारा मुराद क्या है? शॉर्ट टर्म नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग ऑब्लिगेशन ऑफ द यूएस ट्रेजरी issued at a discount and redeemed at a maturity of full face value। ठीक है, कि आपके पास क्या है कि ट्रेजरी बिल्स कौन से बिल्स होते हैं? वो बिल्स होते हैं जिनकी आपके पास क्या हो सकती है कि उस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि आप क्या करते हो कि उसको डिस्काउंट पे खरीदते हो और फिर जब आप जो है टाइम ड्यूरेशन उसकी कंप्लीट हो जाता है, आप उसको रिडीम करते हो, आपको जो है फुल फेस वैल्यू मिलती है। फेस वैल्यू से मुराद मैंने आपको क्या कहा था, सिंपल अगर आपके पास 1000 रुपए का बॉन्ड है और आपको वो जो है क्या करे 990 का सेल आउट कर दिया, तो जब आपकी जो है टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा 1 साल या 6 महीने 12 महीने पूरे हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जब आप उसको वापस लेकर जाओगे तो वो आपको क्या करेगा 1000 रुपीज देगा, ना कि 990 रुपीज देगा। तो टी बिल्स की अगर हम मेच्योरिटी का जिक्र करें तो आपके पास जो है वेरी करती है उसकी जो है मेच्योरिटीज, 4 मंथ्स हो सकता है, 13 हो सकता है, 26 मंथ्स या 52 जो है 4 वीक्स, 13, 26 और जो है 52 वीक्स तक आपके पास जो है उसकी वैल्यू आ सकती है, जो है उसकी मेच्योरिटीज हो सकती हैं। और ये जो आपके पास टी बिल्स होते हैं ये कैसे परचेज होते हैं? ये ऑक्शंस के जरिए से होते हैं, इनकी प्राइस जो है ऑक्शन की जाती है, फिर उसके बाद जो है आपको वो चीज़ अवेलेबल की जाती है। तो इसीलिए हमने कहा हुआ है कि जो अगला पॉइंट है लिखा हुआ है कि मिनिमम 1000 अमाउंट एंड 1000 इंक्रीमेंट्स देयर आफ्टर, कि आपके पास जो है कम से कम उसके अगर जो है 1000 की वैल्यू होती है तो वो जो है जब इस तरीके से ऑप्शंस और ये चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं तो वो जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसके प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो वो जो है उसके लिए बड़ा मैटर करता है। और इसमें आपके पास जो है जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है बहुत कम होती है। ठीक है, दूसरे जो है हमारे पास अगर देखें तो ऑप्शन जब हम देखेंगे तो उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपके पास कहता है कि हमारा जो है डिफरेंट किस्म की मेच्योरिटीज़ के आपके पास जो है मल्टी बिल्स अवेलेबल होते हैं। फिर हमने कहा
कि टी बॉय बिल पे जो है हमें जब रिटर्न का हमने जिक्र किया तो हमने उसके लिए एक कैलकुलेशंस करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, ठीक है। और या जो है हमारे पास जो है दूसरा जो हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं वो हमारे पास आ जाता है एनुअल इफेक्टिव, या आपके पास जो है इक्विवेलेंट एनुअल यील्ड आ जाता है। ये दो चीज़ें हम इस पे क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं कि हमें टी बिल्स पे कितनी जो है पेमेंट मिलेगी, हम उस पर कितना परसेंट जो है बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड गेन कर रहे हैं, हम उस पर कितना रिटर्न गेन कर रहे हैं। तो उसका फार्मूला बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कि आप क्या करते हो कि एफ ए को डिवाइड करते हो पी पी पे। एफ ए आपके पास क्या है, फेस अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी। परचेज प्राइस भी आपको गिवन होगी। आपने जो है क्या करना होगा कि पीपी पे उसको डिवाइड कर देना होगा परचेज प्राइस में, और आपके पास जो है डेज टू मेच्योरिटी जितने होंगे वो भी गिवन होंगे। सो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल आता है इसका। अगर आप देखें तो क्या एग्जांपल दी हुई है, इन्होंने कहता है कि $1000 13 वीक टेबल इज परचेज्ड फॉर 990, व्हाट इज द बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। कि आपके पास एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू क्या है 1000 है, 13 वीक्स का टी बिल उसने परचेज किया था, कितने का 990 का, मींस कि उसने डिस्काउंट पे परचेज किया था। तो उसकी बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड क्या हो जाएगा, तो आपके पास 1000 क्या है फेस वैल्यू था, हमने उसको जो है यहाँ पे एफ ए में लिख लिया। पीपी पे जो हमारे पास था परचेज प्राइस, हमने कहा कि 990 का उसको खरीदा, 990 माइनस कर लिया 1000 से, और उसको क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया 990 पे। और हमने जब यहाँ पे पावर में उसका जब जिक्र किया था ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमने क्या करना होगा कि कितने दिन थे, तो वीक्स को हमने जो है जब डेज में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा डेज टू मेच्योरिटी का जिक्र किया हुआ है, तो डेज टू मेच्योरिटी के लिए हमने जो है उसको डेज में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास 13 वीक से मुराद 91 डेज आ गए। तो 91 डेज के लिए जो हमने ये बॉन्ड्स या जो है जो टी बिल परचेज किया था, उस पर हमें यील्ड कितना मिल रहा है 4.05% आपको जो है यील्ड मिल रहा है। ये जो 990 का डिस्काउंट आपको जो है जो नजर आ रहा है, इससे मुराद आपका क्या है, आप कितना अर्न कर रहे हो 4.05% आप इससे अर्न कर रहे हो। और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि एनुअल जो है या इक्विवेलेंट इफेक्ट एनुअल यील्ड जो है कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो है एनुअली आप उससे जो है कितना जो है गेन कर रहे हो, या जो है इक्विवेलेंट एनुअल यील्ड आप कितना उससे गेन कर रहे हो, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। उसका फार्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है। 1 प्लस हम क्या करते हैं बी ई वाई, बी ई वाई जो है पिछले जो है पोर्शन इसके साथ जुड़ा होता है, तो हम वहां से लेते हैं उसको पिक करते हैं उसकी वैल्यू को, उसको डिवाइड करते हैं 365 पे, और 365 को हम उसी तरीके से दोबारा डेज पे कन्वर्ट करते हैं, जो है डेज टू मैच्योरिटी को हम जो है उस पर डिवाइड कर देते हैं। इससे जो वैल्यू आ जाती है इन दोनों से, इसको फिर हम क्या करते हैं इस पे डिवाइड कर लेते हैं, फिर इसकी जो है पावर ले लेते हैं 365 को डीएम डेज टू मैच्योरिटी में से -1 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें तो हमारे पास क्या हो गया सेकंड पोर्शन में, फिर हमने जो है इसका क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, कहते हैं कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट यील्ड या इफेक्टिव एनुअल यील्ड ऑफ द 1000, फेस वैल्यू थी उसकी 13 वीक्स का टी बिल परचेज था, जो उसने क्या किया था 990 पे लिया था प्रीवियस स्लाइड में। तो हमने क्या कर लिया कि जो पिछले स्लाइड में हमारे पास वैल्यू आई थी 0.0405, हमने वो ली, 91 डेज हमारे पास बन रहे थे, हमने उसी तरीके से सारे कैलकुलेशन किए, और हमारे पास क्या हो गया कि इफेक्टिव एनुअल यील्ड हमारे पास कितना आया 4.11, आपके पास इफेक्टिव एनुअल यील्ड आया। ठीक है कि आप जो है क्या कर रहे हो कि एनुअल यील्ड आपने इससे कितना गेन कर लिया था, ठीक है। तो हम इसको जो है क्या करते हैं कि जब हम एनुअल इफेक्टिव की जिक्र करते हैं, तो वो जो है हमारे पास बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कंपाउंडिंग का जिक्र कर रहे हैं कि आपके पास जो है वो कंपाउंड हो रहा है। तो जब कंपाउंड हो रहा होता है तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं उसको जो है एनुअल इफेक्टिव यील्ड में लेकर आ रहे हैं, और जो हमारे पास सिंपल हम उसको जब जिक्र कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है कि बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड कहलाता है, कि वो आपके पास जो है सिंपल तरीके से हम उसके फेस वैल्यू पे जो है फाइंड कर रहे हैं और कितना आपको उस पर मिल रहा है, ठीक है। वही वैल्यू हम उसको जो है कंसिडर करते हैं कि इतने दिनों में हमारे पास मौजूद था, तो हमने उस पर इतना गेन कर लिया। लेकिन जब उस पर जो है आपके पास कंपाउंडिंग आ जाती है, तो कंपाउंडिंग को हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट एनुअल यील्ड कहते हैं या इफेक्टिव एनुअल यील्ड कहते हैं। तो आपके पास जो है बॉन्ड्स पे हम ये चीज़ अर्न करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है जो टी बिल्स हैं उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक जो है ट्रेजरी नोट होता है, एक आपके पास जो है ट्रेजरी बॉन्ड होता है।
जब हम क्या करते हैं कि जो है ट्रेजरी नोट्स का जिक्र करते हैं, तो ट्रेजरी नोट्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, उसकी ड्यूरेशन हमारे पास जो है 2 से 10 साल ओरिजिनल मेच्योरिटी उसकी होती है। हम इसको जो है मिड टर्म भी कंसिडर करते हैं, और हमारे पास जो है ऑब्लिगेशंस होते हैं ऑफ द यूएस ट्रेजरी के। तो हमारे पास 2 से 10 साल की ड्यूरेशन हमारे पास ट्रेजरी नोट्स की होती है। जबकि जब हम ट्रेजरी बॉन्ड्स का जिक्र करते हैं तो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और मोर देन 10 ईयर्स उसकी ओरिजिनल मेच्योरिटी होती है। ठीक है, तो इनके जो है डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो है ट्रेजरी नोट्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है, तो ट्रेजरी बॉन्ड्स की ओरिजिनल मेच्योरिटी वो 10 ईयर्स होती है, और आपके पास ट्रेजरी नोट्स की जो है मेच्योरिटी आपकी जो है 2 से 10 साल के लिए होती है। तो हमने क्या कहा कि इसी के बेसिस पे हम इसको जो है स्प्लिट अप करते हैं, और यही चीज हमने कहा कि हम जो है जब इसको शॉर्ट टर्म का जिक्र करते हैं तो हमने उसको कहा था कि आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन उसका बच जाता है, वो मैटर करता है। लेकिन अगर हम जो है जनरली इस चीज़ को देखें तो आपके पास जो भी जितने भी ये ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ हैं, वो काफ़ी सेफ कंसिडर होती हैं, और मनी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होने वाली तो जो है हम उसको कह सकते हैं कि बिल्स हैं, जो हम उसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं और ईजिली मार्केटेबल होते हैं, कि जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसको सेल आउट कर सकते हो, तो काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, और आपको जो है यील्ड तो कम मिलता है, लेकिन दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि जो है हम जब रिस्क लेंगे तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें तो रिस्क का एलिमेंट कम है। तो जब रिस्क का एलिमेंट कम होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास जो है उससे जो रिटर्न मिलेगा वो भी कम मिल रहा होगा। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है रीपर्चेज एग्रीमेंट। दूसरा जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो जाता है वो हमारे पास है रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट हमारे पास क्या है? Agreements to buy securities, usually treasury bills, and resell them at a higher price at a later date। कि आपके पास क्या हो जाता है कि जितने भी आपके पास क्या हो सकते हैं कि कंपनीज हो जाती हैं, वो क्या करती हैं कि वो जो है जो बड़ी कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट होती हैं, डीलर्स होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स ऑफर करते हैं कंपनीज को। उससे मुराद क्या हो जाता है कि इसको जो है हम सिंपली रेपोस भी कहते हैं, आरपीएस भी कहते हैं, कि आपके पास क्या मकसद होता है, वो डीलर्स आपके साथ जो है कमिटमेंट करते हैं। ठीक है, कि आपको जो है वो शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटी सेल आउट करेंगे, और फिर जब आप उसको जो है वापस दोबारा जब सेल आउट करोगे तो यही लोग आपसे खरीदेंगे। ठीक है, तो जब यही लोग आपसे खरीदेंगे तो इससे मुराद हमारे पास क्या हुआ कि इसकी जो है सेकेंडरी मार्केट आपके पास नहीं है। तो जब आपके पास इसकी सेकेंडरी मार्केट नहीं है तो आपके पास इसकी मार्केटेबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है। ठीक है, कि आपके पास सिर्फ एक ही बंदा होगा जिसने इशू किया था, वही जो है आपसे खरीदेगा। तो फिर अगर आपके पास जो है वो बंदा खरीदने को तैयार ना हो तो फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास इसमें जो है इसके इशू सबसे बड़ा मार्केटेबिलिटी का आ सकता है आपके लिए। ठीक है, सेफ तो है आपके पास, लेकिन आपके पास जो है उस तरीके से सेफ भी नहीं है जो आपके मार्क जो है ट्रेजरी बिल्स है, कि आपके पैसे जितने थे वो आपको वैसे ही मिल जाते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा कि आपके साथ जो है उन्होंने एग्रीमेंट तो कर लिया कि वो आपसे बाय करेंगे, क्योंकि कि सिक्योरिटीज आपसे यूजुअली जो ट्रेजरी बिल्स है वो परचेज करेगा, और फिर रीसेल आप जो है उसको हायर प्राइसेस पे करोगे लेटर डेट पे। तो अब आपके पास जो है टाइम ड्यूरेशन और इसका वो भी मैटर करता है, तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, और आप इसके अकॉर्डिंगली जो है कैलकुलेशंस करते हो, अपने जो है बेनिफिट्स को एनालाइज करते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चीज़, बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस आपके पास क्या है? कहता है कि शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स, trade notes for which bank by having accepted them promises to pay the holder the face amount at maturity। कि आपके पास शॉर्ट टर्म के प्रोमिसरी ट्रेड नोट्स होते हैं, प्रोमिसरी आपके साथ प्रॉमिस करता है कि जी इस डेट पे आपको जो है इतने पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक हो गया, कि आपके जो है आपको कितने पैसे दिए जाएंगे, वही पैसे दिए जाएंगे जो उसकी फेस वैल्यू होगी मेच्योरिटी पे। ठीक है, सो आपके पास क्या आ जाता है कि जो है ये टाइम ड्राफ्ट्स की तरह आपके पास हो जाता है। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट्स के आप जो है उसको क्या कर लेते हो कि बैंक जो है आपके पास क्या करती है कि आपके जो है फर्म जो होती है वो बैंक पे ड्रॉ कर देती है उसको, कि आप अपनी जो है फॉरेन या डोमेस्टिक नीड्स उनकी अगर होती है तो वो उसको फुलफिल करने के लिए उसको इशू कर देती है। ठीक है, और फिर जब उनकी जो है नीड्स जैसे ही फुलफिल हो जाती हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हैं, वो जो है वापस उसको सेल आउट कर देती है। तो यहाँ पे फिर आपके पास जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल बैंक प्ले करता है वो ये होता है कि जो बंदा आपके पास जो है इस किस्म के जो बैंक को कह रहा है कि जी जो है आपके पास हम जो है बैंकर्स एक्सेप्टेंस जो है वो सेल आउट कर रहा होता है, तो वो उसकी जो है क्रेडिट वर्दीनेस को देखता है।
कि जो बंदा क्या कर रहा है कि ये चीज़ें इशू कर रहा है, क्या वो जो है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस ऐसी है कि वो उन चीज़ों को दोबारा जो है एक्सेप्ट कर सके या जो उसकी पेमेंट्स उसको कर सके। तो फेस वैल्यू के पेमेंट करना भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके पास जो है कोई खास एक्सचेंज मार्केट्स में जो है अवेलेबल नहीं होता, बल्कि आपके पास जो ओवर द काउंटर मार्केट्स में होता है, साइड मार्केट्स में आपके पास ये चीज़ अवेलेबल हो जाती है, वहाँ से आप इसको जो है खरीद सकते हो। ठीक है। और इसके बाद हमने कहा कि इस पे जो है आपको जो रेट मिलता है वो थोड़ा सा ट्रेजरी बिल्स की तरफ से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि आपके पास इसकी जो है क्या है कि डिस्काउंट में मिल रहा होता है आपको। तो जैसे आप जो है उसका जिक्र करते हो कि हमने जो है रीपर्चेज एग्रीमेंट का जिक्र किया, तो इसमें भी जो है आपको थोड़ा सा उससे ट्रेजरी बिल से ज़्यादा मिल रहा होता है, क्योंकि हमने कहा कि थोड़ा सा रिस्क जितना बढ़ता जाता है वहाँ पे आपका जो है बेनिफिट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो है आपके पास जो आपके जो है डोमेस्टिक या लार्ज जो आपके पास फॉरेन बैंक्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो है जब भी उनके जो है उस पर ड्रा होता है तो वो अपने जो है यील्ड्स को हायर रखने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट अर्न कर सके या जनरेट कर सके। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास इसमें आ जाती है कमर्शियल पेपर्स हैं। ठीक है, कमर्शियल पेपर से हमारा क्या मुराद है? तो कमर्शियल पेपर्स आपके पास कहता है कि जी क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए ये होते हैं, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है, जनरली इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेशंस, जिसको हम कहते हैं आईओयूज। ठीक है, द लार्जेस्ट डॉलर वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट, कि आपके पास जो है ये शॉर्ट टर्म के जो है अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स हो जाते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां इशू करती हैं। तो अब जब कंपनियां उसको जो है इशू करती है, तो वहाँ पे आपके पास उनको जो है बैंक कंपनियों को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो जो है इस चीज़ को ज़्यादा अमाउंट जो है क्वांटिटी में जो है या वॉल्यूम में इशू कर देते हैं, ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो आपकी कंपनियाँ क्या कर सकती है कि कंपनियाँ यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन को भी जो है यूज़ कर सकते हैं उसको सेल आउट करने के लिए, या फिर कंपनियाँ क्या करती हैं कि वो खुद डायरेक्टली उसको सेल आउट करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, कंपनीज़ अगर उसको जो है खुद डायरेक्टली सेल आउट करने की कोशिश करती हैं, तो वो उसको ज़्यादा बेनिफिशियल नज़र आता है। क्यों बेनिफिशियल नज़र आता है? क्योंकि उसको जो है थर्ड पर्सन को पेमेंट्स नहीं करनी पड़ती, और वो जो है क्या करता है कि उसमें से उसका शेयर कोई जो है चार्जेस वगैरह नहीं होते, डायरेक्टली जिसको जो है इन्वेस्टर को सेल आउट कर रहा है उसको दे देते हैं, और जब उसको जो है वापस लेने की बात आती है तो वो उससे ले लेता है। तो आपके पास जो है अनसिक्योर्ड का जो हमने कहा कि प्रोमिसरी नोट है, तो अब कंपनी जो है अलर्ट से डिफ़ॉल्ट हो सकती है। अगर आपकी जो है कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? किससे पैसे माँगोगे? तो आपके लिए सबसे बड़ा जो है इशू क्या हो जाता है कि आपके जो डीलर्स हो जाते हैं वो तो आपको ये बेनिफिट दे देते हैं कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को देख लेते हैं, और उसके बाद आपके लिए वो चीज़ खरीदते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें, तो आपके पास क्या मसला आ जाता है? आपके पास जो सबसे बड़ा मसला आ जाता है, वो आप एक आम बंदा इन्वेस्टर जो है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को तो नहीं चेक कर सकता कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी कंपनी है, वो कितनी इम्पोर्टेंट जो है बड़ी है, वो कितना जो है सिक्योर है, वो जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है वो कहाँ पे पैसे लगा रहा है, वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके जो है दरमियान में थर्ड पर्सन शामिल हो जाता है, तो वो आपको थोड़ा सा सिक्योर फील करा देता है। ठीक है। वो आपके पास कहता है कि अगर हम देखें तो इसकी जो है जनरली मेच्योरिटीज आपके पास जो है 270 डेज तक होती है। ठीक है, आप उसको जो है 270 डेज तक मेच्योर हो जाता है, और कहता है कि इसकी भी जो है कोई खास आपके पास जो है सेकेंडरी मार्केट नहीं होती, फॉर्मल डिजाइन नहीं होती। ठीक है, और आपके पास जो है उस पे अगर आप उसको सेल आउट करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मैंने जो है इसको सेल आउट करना है, या अगर मिडिल मैन है तो आप उसको रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे जो है इससे दोबारा रिपर्चेज कर ले, और मुझे जो है उसकी पेमेंट्स जो है प्रोवाइड कर दें। तो ये उसमें जो है तरीक़ेकार होता है, और इस पे अगर आपके पास जो है अगर हम यील्ड का ज़िक्र करें, तो आपके पास जो है इसका यील्ड ज़्यादा होता है। ठीक है, ट्रेजरी जो है आपके पास बिल से ज़्यादा। क्योंकि आपके पास जो है क्या होता है, जैसे मैंने आपको अगेन वही बात आ जाती है कि रिस्क का फैक्टर आ जाता है। आपके पास जो है जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस में मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट उतना ही आपको जो है इस पे भी यील्ड मिल रहा होता है, जितना आपको जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फेडरल एजेंसी सिक्योरिटीज़। फेडरल एजेंसीज हम क्या कहते हैं कि अगर उसको कॉमनली टर्मिनोलॉजीज में देखें, तो आपके पास जो है गवर्नमेंट एक खास पर्पस के लिए क्या कर लेती है कि एजेंसीज डिजाइन कर लेती है, जो एक खास मकसद परफॉर्म के लिए जो है वो काम कर रही होती है। तो इसलिए कहते हैं कि डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय फेडरल एजेंसीज एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइजेस, कि आपकी जो गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइजेस होती हैं, या उनमें जो है जो फेडरल एजेंसीज होती हैं, जो खास पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, वो क्या करती हैं कि वो इन चीज़ों को जो है अपने जो है शॉर्ट टर्म डेट्स जो है सिक्योरिटीज इशू कर देती हैं पैसे जनरेट करने के लिए।
जिसमें जो है अब इन्होंने अमेरिकन उसका जिक्र किया कि FFCB, जिसको हम कहते हैं कि फेडरल फार्म क्रेडिट बैंक्स हो गए, या जो है आपके पास FNMA हो गया कि फेडरल नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन आ जाता है। ठीक है, आपके पास जो थर्ड इन्हें क्या है कि FHLMC, जिसको हम कहते हैं कि फेडरल होम लोन मॉर्गेज कॉर्पोरेशन। तो ये डिफरेंट किस्म की कॉर्पोरेशन जो है आपकी गवर्नमेंट ने बनाई होती हैं, जो है फेडरल जो है होती है, क्योंकि फेडरल एजेंसीज जिनको हम कहते हैं, और वो क्या करती हैं कि जो है सिक्योरिटीज इशू करती है ताकि जो है लोग उसको परचेज करें और उनकी जो है अपनी नीड फुलफिल हो सके। सो कहता है कि आपके पास जो है इसमें फेडरल इस पे जो है टैक्सेस लगती हैं, तो इस पे जो है इंटरेस्ट रेट का जो है इंटरेस्ट इनकम थोड़ा सा कम रह जाता है। ठीक हो गया, आपके हमने क्या कहा हुआ है कि आपके पास जो है जितनी आपकी जो है क्या होगी कि इनकम जो है उस पर टैक्सेस से पहले जो है इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाएगा, तो फिर आपके लिए जो टैक्सेबल इनकम कम रह जाती है, तो आपको उसमें जो है एक बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद हम अगर जो है इसकी मेच्योरिटी का जिक्र करें, तो इसकी मेच्योरिटी जो है आउटस्टैंडिंग जो है सिक्योरिटीज इसकी मेच्योर हो जाती है, लेस देन ईयर में मेच्योर हो जाती है। नेक्स्ट चीज जब हम इसमें जो है देखते हैं, तो हमारे पास जो है मनी मार्केट में एक और सिक्योरिटी जो है जो आ जाती है, वो आपके पास क्या आ जाते हैं, निगोशिएबल सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स आ जाते हैं। निगोशिएबल सर्टिफिकेट डिपॉजिट से हमारा क्या मुराद है, कहता है कि लार्ज डिनोमिनेशन इन्वेस्टमेंट इन a negotiable time deposit at a commercial bank or a savings institutions paying a fixed or variable rate of interest for a specified period of time। कि आपके पास क्या होता है कि आपकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो आपको क्या करती हैं कि आपको जो है निगोशिएबल सर्टिफाइड डिपॉजिट्स प्रोवाइड करती हैं। ये टर्मिनोलॉजी हमारे पास जो है 1961 में ओरिजिनेट हुई थी। इसकी जो हम जब जिक्र करते हैं तो 1961 में हमारे पास हुआ था, और ये आपकी जो है जितने भी कमर्शियल बैंक्स हो गए या आपके सेविंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो आपको क्या करते हैं कि वो एक खास जो है या वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके जो है जैसे हम जो है लोग कहते हैं कि जी हमने कौमी बचत में जो है स्कीम में पैसे रखे हुए हैं, तो ये भी उस किस्म का ही आपके पास एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट डिपॉजिट होता है कि आप जो है क्या करते हो, कमर्शियल बैंक के पास पैसे डिपॉजिट कराते हो, क्योंकि ये आपने सेविंग इंस्टीट्यूशन जितने आपके पास बने होते हैं, इस तरह के जो है सेविंग के इदारे जो होते हैं, वो क्या करते हैं आपको जो है एक खास किस्म का रेट फिक्स कर देते हैं, या फिर आपको वेरिएबल इंटरेस्ट रेट आपको एक खास ड्यूरेशन तक वो प्रोवाइड करते रहते हैं। तो एक आपके पास जो है ये ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। इसकी मेच्योरिटी का अगर हम जिक्र करें, तो ये जो है 30 डेज से 12 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर आपके पास इसकी मेच्योरिटी होती है। और जब हमने इसको निगोशिएबल कहा, तो ये इससे मुराद हमारा क्या हुआ कि इसके लिए सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पे ये सेल आउट हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है इसको इस तरीके से जिक्र करते हैं कि आपके पास जो है निगोशिएबल सर्टिफिकेट डिपॉजिट भी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपके पास मार्केट में अवेलेबल होता है। और आपके पास जो इसका मार्केट जो है अगर हम देखें, तो ट्रेजरी बिल की तरह तो लिक्विड नहीं होता, क्योंकि हर बंदा तो अब ये स्कीम जो है खरीदना नहीं चाहता या सर्टिफिकेट डिपॉजिट नहीं खरीदना चाहता, लेकिन स्टिल बेटर देन अदर वंस। ठीक है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट किस्म के उसमें जो है स्कीम्स लोग परचेज करते हैं, तो आपके पास क्या हो जाता है कि इसकी लिक्विडिटी कम है और थोड़ा सा रिस्क इसमें ज़्यादा हो जाता है, तो इसके बेसिस पे जो है ये अगर आपको रिटर्न देता है, तो वो भी थोड़ा सा उसका ज़्यादा होगा बनिस्बत बाकियों से। ठीक है, जब हमने टी बिल का जिक्र किया, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको ये रिटर्न प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो लास्ट टू हमारे पास एलिमेंट्स जो है या सिक्योरिटीज बच जाती हैं, तो उसमें हमारे पास जो है एक आ जाती है यूरो डॉलर और एक आ जाती है मनी मार्केट प्रेफर्ड स्टॉक्स। अब यूरो डॉलर से मुराद हमारा क्या है, तो यूरो करेंसी के साथ जो है इन्होंने एसोसिएट किया हुआ है। कहता है कि यूएस डॉलर्स डिनोमिनेटेड डिपॉजिट्स जनरली इन अ बैंक लोकेटेड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स नॉट सब्जेक्ट टू यूएस बैंकिंग रेगुलेशंस। कि आपके पास जो यूएस डॉलर है वो डोमिनेटेड डिपॉजिट्स में हो रहा है, और जनरली आपके पास जो है बैंक उसका जो है यूएस की टेरिटरी से बाहर होता है। ठीक है, तो वो जो है यूएस की टेरिटरी के अंदर काम नहीं कर रहा है, यूएस के जो है टेरिटरी से बाहर काम कर रहा है। तो आपके पास इससे मुराद हमारा क्या हुआ कि आपके पास जो यूरो डॉलर्स हैं वो कहाँ पे डिपॉजिट हो रहे होते हैं, यूरोप के बैंक्स में। और जब आपके पास क्या हो जाता है कि हम इस चीज़ का जिक्र करते हैं, तो कहता है कि वो तमाम डॉलर्स जो आपके पास फॉरेन बैंक्स या फॉरेन ब्रांचेस जो है यूएस बैंक की जितनी भी डिपॉजिट हो रही होती हैं, तो हम उनको कंसिडर करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है क्या हो जाता है, ये भी एक किस्म के हमारे पास जो है डिपॉजिट्स शामिल होते हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लोग इसमें भी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और यूरो डॉलर्स को जो है अगर हम देखें, तो आपके पास जो है इसके जो कॉमनली टर्मिनोलॉजीज हम इसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास यूरो डॉलर टाइम डिपॉजिट्स होते हैं और यूरो
डॉलर सर्टिफिकेट्स होते हैं जो यूज होते हैं, जो आपके पास जो है नॉन निगोशिएबल होता है। जो अगर हम यूरो टीडीएस की जिक्र करें कि यूरो जो है आपके पास डॉलर्स के टाइम डिपॉजिट का जिक्र करें तो वो नॉन निगोशिएबल होते हैं, ठीक है। और आपके पास उनकी मेच्योरिटी भी जो है बहुत ही कम हो जाती है कि जो है रात या एक दिन या इस तरीके से कुछ मंथ्स तक उसकी टाइम ड्यूरेशन हो जाती है। लेकिन अगर हम जो है क्या करते हैं कि यूरो डॉलर सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट का जिक्र करें तो वो आपके पास जो है निगोशिएबल होता है, और वो आपके पास जो है क्या करता है कि जो लार्जर कॉरपोरेशन होती हैं वो हमेशा जो है एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल मनी मार्केट्स में, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाता है कि जो आपके पास जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट भी कंसिडर होता है डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हमारे यहाँ कर देखें तो लोग भी जो है डॉलर्स वगैरह में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो यूरो डॉलर्स में भी जो है लोग इस किस्म के जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाती है मनी मार्केट प्रेफर्ड स्टॉक्स। Preferred stocks having a dividend rate that is reset at every auction is 49 days. So preferred stocks से मुराद हमारा क्या था, हमने कहा था कि उनको प्रेफरेंस मिलती है। किस चीज़ में प्रेफरेंस मिलती है कि उनको जो है वोटिंग राइट्स और इन चीज़ों में जो है प्रेफरेंस मिलती है। तो हम क्या करते हैं कि उसी के बेसिस पे हमने जो है मनी मार्केट में एक जो है स्टॉक इशू किया जिसको हम कहते हैं कि जी मनी मार्केट प्रेफर्ड स्टॉक, जिसको अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो आपके पास एमएमपी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और आपके पास जो है इसकी बिगिनिंग 1982 में हुई थी, तो वहाँ पे उस वक्त इन्होंने इसको जो है इशू किया था। आपकी कंपनी जब क्या करती अपनी जो है पोर्टफोलियो जनरेट कर रही थी तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेबल कंसिडर करते थे, ठीक हो गया। और हमारे पास क्या रहती है कि मार्केट और सिक्योरिटीज की जब आपके पास जो है पोर्टफोलियो जनरेट हो रही थी तो ज़्यादातर कॉर्पोरेट जो इन्वेस्टर्स होते थे वो इसमें जो है इसके बेसिस पे टैक्स एडवांटेजेस गेन करते थे, ठीक है। और अगर आप जो है जब क्या करते थे कि ये जो है मनी मार्केट के जो प्रेफर्ड स्टॉक्स होते थे अगर आप ये अवेल करते तो अगर आपके पास जो है 70% इस पे जो है अगर आपका डिविडेंड है, कहता है कि जनरली 70% ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम फेडरल टैक्सेशन। और आप पे जो है उस पे जो डिविडेंड आपको मिल रहा होता है प्रेफर्ड स्टॉक्स में वो 70% जो है उस पे ऑलमोस्ट आपकी जो फेडरल टैक्सेशन से वो बचा होता है, ठीक है। और आपके पास क्या कहता है कि एक तो इसको जो है टैक्स एडवांटेज उसको जो है बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। तो जब आपको टैक्स से जितना आपकी कंपनीज होती हैं वो हेजिटेट कहती हैं कि वो टैक्स से खुद को बचा सकें, तो जितना उन पे टैक्स कम आ रहा होता है वो उससे अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ पे हमने जो है इसके ऑप्शन का जिक्र किया तो इस पे जो है जो डिविडेंड आपको मिल रहा होता है वो आपके पास जो है हर 49 डेज पे जो है रिसेट हो रहा होता है कि जी कितना आप जो है कंपनी पे करेगी, कितना जो है उसको पे नहीं करेगी। और ये चीज़ें आपके पास क्या हो जाती हैं कि तीन चीज़ों को देख के जो है वो इसको कंसिडर करती हैं कि जिन कंपनीज के पास ऑलरेडी जो है मनी मार्केट के जो है प्रेफर्ड स्टॉक है तो उनके जो है ऑक्शन रेस पे वो जो है तीन ऑप्शंस उनके पास होते हैं कि या जो है वो रिबेट कराए उसको, या जो है वो क्या करे उसको सेलिंग ऑर्डर में आ जाए, या फिर वो उसको क्या करे होल्ड ऑर्डर में अपने आप को लेकर आ जाए। तो वो जो है क्या कर सकती है कि उसको रिटेन भी कर सकती है उन शेयर्स को, ठीक है, वो उसको सेल आउट भी कर सकती है। और डिपेंड करता है कि वो उसकी दोबारा रीबेटिंग करे मार्केट में लेकर आए और उसकी दोबारा उसकी प्राइसिंग करे, ठीक है। तो अगर आपके पास कहता है कि फेल्ड हो जाती है ऑक्शन तो वहाँ पे आपके पास जो है डिफरेंट लोग जो है आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। कि अगर आपके पास जो है बिडर्स सही नहीं आए, कम आ गए हैं, तो फिर आपके पास क्या हो जाता है कि जो आपके डिविडेंड रेट हो जाता है वन पीरियड के लिए वो 110% जो है आपके पास कमर्शियल पेपर का रेट उस पर जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक और मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स था। तो ये डिफरेंट किस्म के मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स का हमने जिक्र किया जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और फिर हमने क्या करना होता है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है किस चीज़ के मुताबिक, अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक। जो हमारा मेन जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि पोर्टफोलियो कैसे जनरेट करोगे, किस चीज़ का पोर्टफोलियो। हमने कहा था कि आपके पास रेडी कैश का, कंट्रोलेबल का और आपके फ्री कैश का जो मार्केट और सिक्योरिटीज थी, आप उन सबको जो है किस तरीके से स्प्लिट अप करते हो। तो यहाँ पे इन्होंने जो है किस तरीके से स्प्लिट अप किया, कहता है कि अगर हम जिक्र करते हैं कि रेडी कैश सेगमेंट का, तो रेडी कैश सेगमेंट में हमारे सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे होता है, सेफ्टी पे होता है, और एबिलिटी टू कन्वर्ट टू कैश इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि हमें जो है रेडी कैश चाहिए तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होनी चाहिए, जितने पैसे आपने लगाए थे वही अमाउंट आपको वापस मिलना चाहिए, वो ज़रूरी होता है, आप उस चीज़ पे फोकस करते हैं। और दूसरी चीज़ आपके लिए जो है वो रेडी टू कैश का जिक्र है, तो हमें जो है इजीली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज चाहिए। तो इजीली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में हमारे पास जो है ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज से बेहतर कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है।
तो आप क्या करते हो कि आप जो है जब रेडी टू कैश में जब इन्वेस्टमेंट करते हो, जो पोर्शन आप अपने पास रखते हो, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी हुई होती है? वो हमेशा यूएस ट्रेजरीज में आपकी जो है इन्वेस्टमेंट हुई होती है। सेकेंड चीज, जब हमने कहा कि कंट्रोलेबल सेगमेंट का जिक्र किया, तो कंट्रोलेबल में हमने क्या कहा था कि हमें पता होता है कि कब हमें किस चीज़ की पेमेंट्स करनी है, टैक्सेस पे करने हैं या डिविडेंड्स पे करने हैं। तो उस सिचुएशन में हमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कहता है कि मार्केटेबिलिटी लेस इंपॉर्टेंट, पॉसिबली मैच टाइम नीड्स। कि हमारे लिए जो है मार्केटेबिलिटी उसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि जल्दी से वो सेल आउट हो जाए, बल्कि वो टाइम ड्यूरेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी और हम उसको जो है उन ड्यूरेशंस पे सेल आउट कर सकें। तो हमें जो है वो टाइम मैचिंग इसमें करना होता है। और इसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि सर्टिफिकेट डिपॉजिट, सीडीएस, रेपोज, रिपर्चेज, बैंकर्स एक्सेप्टेंस और यूरोस हमारे लिए फिर ज़्यादा सूटेबल हो जाते हैं कि हम उसमें अपने जो है पैसों को इन्वेस्ट कर लेते हैं और फिर वहाँ से हमें इजीली जो है जब हमारे टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने वाला होता है तो हम अपने पैसे वहाँ से निकाल सकते हैं, हम उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, जो हमने जिक्र किया था फ्री कैश का, तो फ्री कैश के लिए हमारे पास क्या जाता है, कहता है कि बेस चॉइस ऑन यील्ड सब्जेक्ट टू रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ्स। कि यहाँ पे फिर हमने क्या कहा है कि हमारे पास तो ये एक्स्ट्रा जो है अमाउंट पड़ी हुई है, तो जब ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास पड़ी हुई है किसी चीज़ के लिए एलोकेट नहीं हुई, तो यहाँ पे हमारा कोशिश क्या होता है कि हम रिस्क और रिटर्न के जो है ट्रेड ऑफ करने की कोशिश करते हैं। कि हम जो है अगर रिस्क की जगह पे जो है इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हमें जो है रिटर्न पे फोकस कर, हमें जो है रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिस्क कम हो जाए तो फिर हमें जो है रिटर्न भी कम मिलेगा। तो हमें फिर चूज़ करना पड़ता है कि हमें किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए कहता है कि इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि एनी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मे बी सेलेक्टेड फॉर दिस सेगमेंट। तो आप इसके लिए कोई भी जो है पोर्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेजरी बिल में कर सकते हो, आप इसको जो है बैंकर्स एक्सेप्टेंस में कर सकते हो, मनी मार्केट के प्रेफर्ड स्टॉक में कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी जो है क्या नीड है, आप जो है कहाँ पे जो है इसको ज़्यादा रिटर्न हासिल करना चाह रहे हो, या आप क्या करना चाह रहे हो कि उससे कम जो है रिटर्न हासिल करना चाहते हो, बल्कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है कि इन चीज़ों के बेसिस पे जो है इसको स्प्लिट अप करना पड़ता है और अपने आप को जो है सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास जो है हमारा जो है चैप्टर था जो हमने देखा, जिसमें हमने जो है डिफरेंट किस्म की चीज़ों को जो है कंसिडर किया, जिसको हमने देखा। सो लास्ट में अगर मैं इसको सम अप करूं, आज के चैप्टर को, पोर्शन ऑफ चैप्टर को, जिसमें हमने पहले कहा आउटसोर्सिंग का। तो आउटसोर्सिंग में हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कही कि हमें जो है जो फंक्शंस हम परफॉर्म नहीं कर सकते वो हमें क्या करने चाहिए, आउटसोर्स कर देनी चाहिए, उन लोगों को दे देनी चाहिए जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसमें हम लॉग वॉक सिस्टम वगैरह का जिक्र किया। फिर दूसरी चीज़ हमने कहा था कि हमारे पास जो है मिनिमम लेवल एक होना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल जिसको हम कहते हैं कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, उसका लेवल आपको डिसाइड करना चाहिए। तो हमने कहा था उसके लिए दो चीज़ों को आपने देखना होगा कि आपके हमेशा जो ऑप्टिमम लेवल होगा उसको ज़्यादा होना चाहिए दो चीज़ों से। किन दो चीज़ों से? ट्रांजैक्शन के बैलेंस से, और दूसरा आपके पास जो कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं कमर्शियल बैंक की, उससे ज़्यादा आपकी जो है अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद अगर हमने जो है जो नेक्स्ट पोर्शन हमने पढ़ा, हमने कहा कि हम जो है इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में। तो हमने कहा था कि आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए पोर्टफोलियो जनरेट करना पड़ता है। हमने कहा था कि पोर्टफोलियो को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, आसान बनाने के लिए उसको हम जो है हमेशा पाई चार्ट पे जो है उसको स्प्लिट अप करने की कोशिश करते हैं और हर एक को अपना-अपना जो है पोर्शन प्रोवाइड करते हैं। जिसमें हमने जो है उसको क्या किया था, 3 पोर्शंस में डिवाइड किया। एक हमने उसको कहा कि रेडी कैश का सेगमेंट हो जाता है, एक आपके पास जो है कंट्रोलेबल सेगमेंट हो जाता है जिसको हमने सी डॉलर कहा, और थर्ड हमारे पास फ्री कैश आ जाता है जिसको हमने जो है क्या कहा, एफ डॉलर कहा। तो हमने कहा कि जब हम इन चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, इन 3 पोर्शंस को जब हम देखते हैं, तो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो वेरिएबल्स कौन से थे? हमने कहा था कि उसकी सेफ्टी का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो हमने उसमें कंसिडर की थी, हमने कहा था कि उसका मार्केटेबल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड होना, कि आप जब इसको सेल आउट करना चाहते हो तो आपको वो अमाउंट ईज़िली मिल सके। थर्ड चीज़, आपको उस पे जो है करंट यील्ड जो है, या आपको जो है यील्ड कितना मिल रहा है, ये रिटर्न आप उसको पे कितना मिल रहा है, या इंटरेस्ट रेट वो आपको क्या दे रहा है। और चौथी चीज़ आपके लिए उसकी मैच्योरिटी मैटर करती है कि वो कितने ड्यूरेशन के लिए आपको चाहिए, वो मैटर करता है। हमने कहा कि जब हम इन 4 चीज़ों को जो है कंसीडर करेंगे,
इन 4 चीज़ों को नज़र में रखेंगे इन 3 एलिमेंट्स के लिए कि रेडी कैश, कंट्रोलेबल कैश और फ्री कैश के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को देखना पड़ता है, जिसमें हमने जो है जिक्र किया टी बिल्स का, जिसमें हमने जो है जिक्र किया हमारे पास जो है रीपर्चेज एग्रीमेंट्स का, बैंकर्स एक्सेप्टेंस का जिक्र किया, हमने कहा कि कमर्शियल पेपर्स हमारे पास आल्सो अवेलेबल होते हैं, फेडरल एजेंसी की सिक्योरिटीज होती हैं, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट्स होते हैं, यूरो डॉलर्स अवेलेबल होते हैं और मनी मार्केट के प्रेफर्ड स्टॉक्स होते हैं। तो हर एक की हमने अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, हर एक के अपने अपने जो है करेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स हैं। उसके बेसिस पे अब हमने आखिर में क्या कहा कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को देखते हुए हमने क्या करना होगा, पोर्टफोलियो को जनरेट करना होगा। तो जब हम उसको जनरेट करेंगे तो हमने कहा था कि रेडी जब हम कैश का जिक्र करते हैं तो वहाँ पे उसके लिए जो है 2 चीज़ों का होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी 2 चीज़ें थी कि उसके लिए जो है सेफ्टी होनी चाहिए और वो जल्दी कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको क्या कहा था कि हमारी जो बैलेंस नीड्स हैं वो जो है, जो हमारी डेली रूटीन की ट्रांजैक्शनल नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें। तो उसके लिए हमने कहा कि आपके पास क्या होना चाहिए, यूएस ट्रेजरी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हमने कहा कि जब हम कंट्रोलेबल का जिक्र कर रहे थे तो हमने कहा था कि वहाँ पे मार्केटेबिलिटी तो इतना जो है इम्पैक्ट नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि हमें पता है कि हमें पेमेंट्स कब करनी है, कब हमें उसकी पेमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो हमें मार्केटेबिलिटी में ज़्यादा सर फोकस हमें किस चीज़ पे करना चाहिए कि कहाँ पे उसकी जो है नीड्स मैच हो सके। तो हमने उसकी नीड्स को मैच करने के लिए हमने कहा था कि हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स हो सकते हैं, रीपर्चेज़ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बैंकर्स एक्सेप्टेंस हो सकते हैं और यूरोज़ हो सकते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लास्ट चीज़ जो हमने कहा था कि हमारे पास फ्री कैश कहा जाता है, तो फ्री कैश में हमने क्या कहा था कि फ्री कैश है, हमारे पास किसी चीज़ के लिए वो असाइन नहीं है, ना ही हमने उसको जो है कोई पेमेंट करनी है, ना ही हमने उसके जो है किसी और जो है ख़ास मकसद के लिए रखा हुआ है। तो इज़ाफ़ी पैसे हैं, तो इज़ाफ़ी पैसों को हम जो है किसी भी जो है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हम उसको इन्वेस्ट कर लेंगे तो वहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें देखना होगा कि हमें जो है रिस्क और रिटर्न में ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप हायर रिस्क के लिए जाओगे तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। अगर आप जो है लोअर रिस्क की तरफ जाओगे तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से कॉम्बिनेशन को चूज़ करते हो, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये जो है हमारा टॉपिक था जिसको हमने देखा हमारे चैप्टर के अंदर। हमने इन चीज़ों को कंसिडर किया और हमने इन चीज़ों पे जो है बात की। अब इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या थी? तो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस हमारे लिए ये थी कि अक्सर जब हम जो है ज़िक्र करते थे, जब हमने बॉन्ड्स का ज़िक्र किया था, शेयर वैल्यूएशन कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे भी जो है देखा था कि हमें जो यील्ड मिल रहा था, हम जो है उसके टाइम ड्यूरेशन का ज़िक्र करते थे, मैच्योरिटीज़ का ज़िक्र करते थे। या फिर हम जो है जब बार-बार ज़िक्र करते थे कि कंपनी की कोशिश क्या होती है कि वो जो है जल्दी से पैसे ले ले, या जब अपने पास पैसे मेंटेन कर रही होती है या वो ज़्यादा रिटर्न गेन करना चाहती है। तो उस सब के लिए हमें जो है ये पता होना चाहिए कि कंपनी जो है कैश होल्ड क्यों करती है? कंपनी जो है कैश होल्ड करने के लिए जो है वो स्ट्रैटेजीज़ कौन-सी अपनाती है, कि वो ज़्यादा अर्न कर सके या जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करती, उन चीज़ों को बड़ा देखना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। उसके अलावा जो है हमने जब बैलेंस शीट पे देखते हैं, बार-बार ज़िक्र करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं, हम उसको जो है इतना मैनेज करने पे एम्फसाइज़ हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या था? कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट। तो हम कैश को क्यों मैनेज करते हैं? क्यों इतना ज़रूरी है कि हम अपने कैश को मैनेज करें और अपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को मैनेज करें? तो हमने उन चीज़ों को देखा कि हमारे लिए जो है इन दोनों की मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैश जो है अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से मैनेज होगा, तो आपके पास जो है आपके पैसे टाइम आपके पास मौजूद होंगे और आप जो है अवॉइड करोगे लोन्स की तरफ, आप जो है ज़्यादा रिटर्न उस पे गेन कर सकते हो। और फिर अगर आप जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को सही तरीके से मैनेज कर सकोगे, तो उसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि आपकी जो है जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने जहाँ पे की हुई है, उसको जो डिफरेंट जो है जगहों पे पुट करोगे। क्योंकि मैंने आपको कहा कि पोर्टफोलियो से मुराद हमारा क्या होता है कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो आप वो जो बास्केट्स जनरेट कर रहे हो, वो किस बेसिस पे और कैसे सिक्योर करोगे उनको, उन चीज़ों पे एम्फसाइज़ करने के लिए आप क्या करोगे कि एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करोगे और पोर्टफोलियो जनरेट करोगे। और पोर्टफोलियो की जनरेट करने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हमने देखी कि जब हम मनी मार्केट के पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं तो हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है। और अगर हम अपने पास कैश बैलेंस मेंटेन रखते हैं
तो हमारे पास वो कौन सा लेवल होता है या वो कौन सी एक ऐसी खास मकदार है जिसके मुताबिक हम कह सकें कि जी इतना कैश हमारे लिए होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो रहा होता है। कोई कंपनी जो है बड़ी हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है, तो उसकी अपनी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी अपनी जो है कमर्शियल बैंक की तरफ से रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उनकी अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, बैलेंस ट्रांजैक्शन बैलेंस की अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो वो वेरी करती हैं। तो इसलिए हम एक ख़ास किस्म का जो है ये नहीं कह सकते कि जी कंपनी के पास 50 लाख रुपए होने चाहिए, 40,000 होने चाहिए, 60 लाख होने चाहिए, बल्कि हमने जो है दो चीज़ें बता दी कि वो इन दो चीज़ों के अकॉर्डिंगली देखें कि इससे ज़्यादा अगर वो अपने पास मेंटेन रख सकते हैं, अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट्स अपनी वो मीट कर सकती हैं, तो फिर हमारे लिए जो है हम उसको एक बेटर ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं कि ये लेवल हमारे लिए सूटेबल है। और अगर वो उसके लिए जो है अच्छे तरीके से वर्क कर लेता है, तो वो उससे ज़्यादा बेहतर उसके लिए कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इन चीज़ों के लिए जो है अपने कैश को मैनेज करना और मार्केट सिक्योरिटीज़ को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर कंपनी जो है स्मूथली एफिशिएंटली रन ऑपरेट करेगी, तो आपकी कंपनी ग्रो कर सकती है, उससे आपको जो है बेनिफिट हासिल हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा चैप्टर था जिसको हमने देखा, जिसका हमने जो है डिफरेंट किस्म के जो है एस्पेक्ट से देखा, जिसका मैंने दोबारा एज एन ओवरव्यू भी दिया, आपको कुल मिला के चैप्टर्स का भी दिया, स्टार्ट में आपको इंट्रो भी दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, सो ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, थैंक यू।